Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 8 history chapter number 1. First chapter we are continuing how, when and where. Part 1 we have already completed. So this is part 2. So let us start. In the last part we have already read that how the Britishers they have come to India for trading, but slowly and gradually they got the opportunity to take the administrative system into their hands and they started ruling us. They started to change their culture. They started to write down our history as per their wishes. So here, one Governor General Warren Hastings, he became the first Governor General in 1773. एंड वारेन हेस्टिंग ये एक कॉम्पिटेंट ऑनरेबल एक फारसाइटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे। फारसाइटेड मतलब ये होता है कि बहुत आगे सोचने वाला इंसान। उनका पॉलिसी जो था फाइल सम कंट्रोवर्शियल डिसाइसिवली सेप्ड एंड स्टेबलाइज्ड फ्यूचर एंग्लो इंडियन रिलेशंस। फिर भी ये जितने सारे स्टेप्स लेते थे ये सारे इंडियन का जो इंडियन लोगों का भारतीय लोगों का कोई भी फेवर में नहीं था। सारे बेनिफिट होता था अंग्रेज लोगों को। इट वाज फॉर द ब्रिटिशर्स। सो हियर द कंट्रोवर्सी उस समय में जो था ग्रेट ब्रिटेन का जो सब अनएक्सेप्टेड रूल्स था ये सारे अ, हम हम लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता था। ऑलराइट, नेक्स्ट हियर जो कि हमारे हिस्ट्री को हमारे इतिहास को जो पीरियडाइज किया गया जो डिवाइड किया गया वो कैसे किए हैं, वो कौन किए थे। 1817 में स्कॉटलैंड का कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर जिनका नाम है जेम्स मिल वो एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने क्या किए थे, इस किताब में इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला वाला हिंदू हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द हिंदू पीपल। I mean to say that the history, the whatever condition, social condition, economic condition, political condition, they were writing for the Hindus. Then second one, it is Muslim history. It is the history about the Muslims. And next one, or the third one, it is the British history. It means they were focusing only the Britishers, and they have categorized this history on the basis of religion. We can say better. Somehow it was changed later on, and we will go through that. देन प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ये जो सिस्टम उन वो लोग चला रहे थे जो जेम्स मिल डिवाइड किए थे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके, वो बाद में बदलाव हुआ। लेकिन इसमें प्रायर टू ब्रिटिश रूल का मतलब है ब्रिटिश रूल को जो प्रायोरिटी होता था, ब्रिटिश रूल को जो उनको एक्सेप्टेबल होता था वो सब करते थे। बिफोर द ब्रिटिशर्स टू कवर इंडिया देर आर हिंदू एंड मुस्लिम्स रूलर्स, जैसे कि हम लोग मुग़ल रूलर्स हम सुने हैं, दिल्ली सुल्तान से देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन का लोग हमको रूल किए हैं। वो लोग एक्सप्लोइट कर रहे थे, हमको शोषित कर रहे थे। लेकिन इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्ड जैसे कि कास्ट सिस्टम, मल्टीपल रिलीजन, सुपरस्टिशंस, ये सब भी हमारे अंदर था, हमारे समाज के अंदर था। जेम्स मिल ने फील किए कि ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया एंड टीच देम मैनर्स, आर्ट्स एंड लॉ। जेम्स मिल को लगा कि नहीं, इंडिया में जितने सारे सुपरस्टिशन है, ब्लाइंड बिलीफ्स है, कास्ट सिस्टम है, उसको हटा के इंडिया को एक सिविलाइज्ड, एक कल्चर्ड कंट्री बनाने के लिए ये ब्रिटिश लोग मदद करेंगे। तो उनका फिलोसॉफी ऐसे था। फिर देखेंगे इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किए थे ब्रिटिशर्स, हमारे हिस्टोरियंस जो थे वो कैसे डिवाइड किए इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग भी 3 टाइप में कैटेगरी किए, डिवाइड किए। पहला कैटेगरी जो रहा 4000 BC, 4000 BC से 500 AD तक जो रहा, उसको हम कहने लगे एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर मेडिएवल हिस्ट्री को डिवाइड किए 500 AD से 1500 AD। ये यूरोपियन हिस्ट्री का भी बताया गया है, लेकिन हमारे कोई कोई हिस्टोरियंस इसको 800 AD से 1800 AD भी कहते हैं। फाइन। देन मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कि 1500 AD से प्रेजेंट तक, और वह कुछ हिस्टोरियंस भी बोलते हैं कि नहीं, ये 1800 AD से प्रेजेंट सिचुएशन तक जो पीरियड रहा, जो साल रहा, उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड। जो भी है, बाकी हमारे इतिहास का लिखने का जो तरीका रहा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रहा एंशिएंट, जो कि हम कहते हैं पुरातन युग, प्राचीन युग भी कहते हैं। देन मेडिएवल एज, जो कि हम मध्य युग कहते हैं। और द लास्ट वन इट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न एज, इसको कहते हैं हम नया युग, या ये जो प्रेजेंट सिचुएशन का जो कंटेम्पररी युग जो होता है। फिर आप बोलोगे सर
कि मॉडर्न युग के बाद क्या आएगा, डेफिनेटली हम लोग इसको बना सकते हैं अल्ट्रा मॉडर्न, राइट, अल्ट्रा मॉडर्न एज, whatever the things may be, we have started studying in this way our history. Okay, then let us go through the division of time on the basis of SC, sorry, AD and BC. AD means Anno Domini, what we have studied just before the slide. BC means before Christ. So ये दोनों टर्म को पहले देखते हैं. जो टर्म एनो डोमिनी रहा, इसका शॉर्ट फॉर्म एडी, ये मेडिएवल लैटिन का एक लैंग्वेज है जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एडी, जो कि जीसस क्राइस्ट जिस साल जन्म लिए थे उसी साल से काउंटिंग किया जा रहा है एडी. तो टर्म बिफोर क्राइस्ट मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म बीसी. बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट जन्म होने से पहले जो साल था उसको कहते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट. तो इसका मतलब ये रहा जीसस क्राइस्ट जो जन्म हुए थे या जो जन्म लिए थे उससे पहले जो साल होता था उसको कहते थे बीसी, और अभी जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो साल सब रहा उसको कहते हैं एडी. ऑलराइट, नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड चेंज टू कॉलोनियल. मॉडर्न पीरियड जो रहा उसको वो सब कॉलोनियल कैसे हो गया, मतलब ब्रिटिश लोग जब हम आए हमारे देश को, हमारे देश का शासन व्यवस्था, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, सारे सिस्टम को ब्रिटिश लोग अपने कब्जा में ले आए. मॉडर्न पीरियड इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निज्म. जैसे कि अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल वे आर नॉट गेटिंग मॉडर्नाइज्ड. उन लोगों को ज़बरदस्ती शोषित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और फोर्सफुली टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था. देयरफॉर द नेम चेंज टू कॉलोनियल पीरियड. जो मॉडर्न पीरियड को उनका जो अंडर में हम लोग शासित हो रहे थे इसलिए इसको कॉलोनियल पीरियड बोला गया. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, इसका डेफिनेशन देखिए, कॉलोनियल पीरियड किसको कहते हैं. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू, अगर एक देश दूसरा देश का क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, अगर दूसरे देश का एक देश दूसरे देश का जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस लाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन. इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन. तो ब्रिटिशर्स लोग हमको जो शासन कर रहे थे उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन, और ये जो एरिया सब रूल कर रहे थे उसको कहते हैं कॉलोनी, और जो स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो कर रहे थे इसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म. राइट, तो ब्रिटिश लोग उन लोगों को कॉलोनियल रूलर्स भी कहते हैं. ओके, देन हम बात करेंगे कि इतिहास हम जो पढ़ते हैं उसका सब क्या क्या सोर्सेस होता है. क्लास 6 में हम लोग पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं. इसमें बताया गया है कि डिफरेंट सोर्सेस, जैसे कि हम कहेंगे इन जो कि मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से हमको बहुत सारी जानकारी मिलता है. इंस्क्रिप्शन हैं, उससे भी हमको जानकारी मिलता है. मतलब पत्थर के ऊपर लिखा होता है, मंदिर के ऊपर लिखा होता है, गुफा के ऊपर लिखा होता है, ये इंस्क्रिप्शन. फिर हमको पता चलता है कॉइन के ऊपर कुछ सिंबल्स रहता है, जैसे कि राजा का सिंबल, कौन सा समय का राजा और राजा कौन थे, और उसके ऊपर ईयर लिखा होता है, साल, इसके ऊपर और कुछ सब रहता है. जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, समुद्रगुप्त वाज हैंगिंग ए वायोलिन ऑन हिज शोल्डर. समुद्रगुप्त एक वायोलिन को अपने कंधे में वो सब रखे थे. तो हमको पता चलता है कि ही वाज ए लवर ऑफ म्यूजिक, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. कॉइन से भी हमको जानकारी मिलता है. तो इसमें कुछ अलग दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है क्लास 8 में जो वर्णना किया गया है. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय में जो सब ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब वो जो सब ऑफिसर्स मेंटेन कर रहे थे, चाहे हम कहेंगे आजकल का जो आरआई ऑफिस होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ज़मीन किसके पास कितने हैं, कितने एरिया है, ये कौन सा ज़मीन प्राइवेट है, कौन सा ज़मीन गवर्नमेंट है, और जो रास्ता होता है स्प्रेड किया जाता है बोथ साइड को, कोई लोग अपना मकान बना देते हैं तो इसको तोड़ा जाता है. तो उस समय में उनको पता था कि ये रास्ता है, ये रोड है, ये प्राइवेट लैंड है, ये पब्लिक लैंड है. ये सब रिकॉर्ड जो है हमको ये भी पता चलता है कि उस समय में लोगों का उनके पास कितना रिकॉर्ड था, कितना ज़मीन था, और ये जो हम कहते हैं पट्टा, राइट ऑफ रिकॉर्ड, आरओआर, उस समय में लोगों को कैसे दिया जा रहा था, आजकल लोगों को कैसे दिया जा रहा है. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमको पता चलता है. जैसे कि हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्राइम्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमको मिलेगा. हम स्कूल्स को जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स थे, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा जा रहा था, टीचर कौन थे, इसके बारे में पता चलेगा. लाइब्रेरी जाएंगे, डिफरेंट बुक्स हम जानकारी मिलेगा. फायर स्टेशन जाएंगे, तो ये जितने सारे ऑफिसेस होता था ये ऑफिशियल रिकॉर्ड सब रहता था. ओके, इसमें फिर नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में 1920 में ये हुआ था, नेशनल आर्चीव, जिसमें क्या है, इट इज़ ए रिकॉर्ड रूम वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन अरेंज्ड.
मतलब ये ऐसा एक रूम है जहाँ की बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा गया है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इसको अरेंज किया गया है डेट्स 18 सेंचुरी। इसको गुड कंडीशन में रखा गया है। ये जो आर्चिव कहते हैं उसको हम कह सकते हैं, संग्रहालय कह सकते हैं, वन टाइप ऑफ लाइब्रेरी हम कह सकते हैं, जो कि 1920 में हुआ था। वो है नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है। ये भी एक सोर्स है हिस्ट्री का। फिर नेक्स्ट देखेंगे कंडक्टिंग सर्वेज। बहुत सारे सर्वे हम जानकारी लेते हैं, जैसे कि किसी का बायोग्राफी के बारे में, किसी एरिया के बारे में, किसी ज़मीन मतलब सॉइल के बारे में, किसी क्लाइमेट के बारे में, किसी पेड़ के बारे में, किसी पहाड़ के बारे में। ये जितने सारे सर्वे होता है, ये सर्वे भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो 19 सेंचुरी के आसपास जो मैप हमारा आ गया, हमको जानकारी मिल गया, हमारा क्लियर हो गया कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये सब छोटा मतलब मिल के रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ जब डिवीज़न नहीं हुआ था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, ये सब मिल के थे, लेकिन बाद में वो सब बहुत सारे ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, ड्यू टू सम पॉलिटिकल बाउंड्री, और यू कैन से दैट द डिमांड ऑफ द लोकल पीपल, दे हैव मेड देयर ओन कंट्री टू लिव कंफर्टेबली। ऑल राइट। सो सर्वे भी एक सोर्स हो सकता है हिस्ट्री लिखने का। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। हमको ऐसा क्या है जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमको बताता नहीं है। पहला वाला पॉइंट है, रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। रिकॉर्ड ये नहीं बताता है कि बाकी जितने सारे लोग हैं देश का, वो कैसे फील कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ये जितने सारे रिकॉर्ड रखा गया है सिर्फ बड़े बड़े लोगों का, राजा लोगों का, ये जो ऑफिशियल लोगों का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका कंडीशन कैसा है, उनका डेली लाइफ कैसे चलता है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिलता है। सेकेंड, ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज कैन टेल अबाउट इलिटरेट पीपल। तो गांव में जो लोग सब लिटरेट थे, थोड़ा बहुत, उतना तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत जो थे वो खुद के बारे में लिखते थे, या कोई पिक्चर बनाते थे, पेंटिंग करते थे, उस उधर से हमको थोड़ा बहुत पता चलता है, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होता है, वो सब गांव वालों के पास में होता है। नो रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री इज अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वर्कर्स और द पुअर। डेफिनेटली ये जो लोगों के बारे में हम बात किए, ट्राइबल्स लोगों का, पीजेंट्स का, वर्कर्स का, पुअर मतलब गरीब लोगों का, वो तो अनपढ़ थे, वो तो लिटरेट नहीं थे। तो इसलिए उनके बारे में कौन लिखता था, कोई नहीं लिखते थे। उनका ज़िंदगी जीना, एक दिन में 2 बार या 3 बार अच्छे से खाना उनको नहीं मिलता था, तो लिखेंगे क्या, पढ़ाई कैसे करेंगे। So this was the situation of the people in that time. So dear viewers, this is all about the chapter. The chapter gets over here. How, uh, when, where and how, whatever the chapter we have already completed here. So in this chapter we'll discuss something more, something different in the next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.